हेलो दोस्तों, मैं हूं राज। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी नाउ DSL यानी डोंट स्टॉप लर्निंग पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी चल रहा है 10th के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, क्योंकि कुछ ही दिनों में 10th के एग्ज़ाम का डेट आ गया है जो कि शुरू होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड अब हम लोग कुछ दिन तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग लेके चल रहे हैं साइंस का सेट नंबर 1, जिसका 2 पार्ट में आएगा वीडियो 40-40 सवाल के जवाब के साथ, ठीक है। तो आज होगा सेट 1 का पार्ट 1 शुरू। पहला सवाल होगा कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो सौर कुकर के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त जो दर्पण होता है वो होता है आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा सवाल होगा कि नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। नरोड़ा जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वो है उत्तर प्रदेश में। तीसरा सवाल है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो किसी कुंडली के प्रतिरोध को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो होगा आपका R=V/I। नंबर 4 का सवाल होगा चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। तो बताना होगा आपको इसका जवाब। तो इसका जवाब जो होगा वो होगा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। नंबर 5 का सवाल होगा घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, विद्युतमय, उदासीन और संपर्कित। तो इन तारों के रंग क्या होते हैं। तो 5 नंबर का जो जवाब होगा वो होगा लाल, काला और हरा। हम लोग नॉर्मली जो घर में वायर इस्तेमाल करते हैं ये 3 ही कलर होते हैं, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। अगर बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे पर लंबवत हों तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर इंगित करे, तो अंगूठा आरोपित बल की दिशा की ओर इंगित करेगा। क्या करेगा? आरोपित बल की दिशा की ओर इंगित करेगा। आप इसका जवाब फिर से सुन लें, रिपीट कर देता हूं, आरोपित बल की दिशा की ओर इंगित करेगा। छठा का ए नंबर ऑप्शन होगा। 7 नंबर है अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बताइए। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बताइए। नंबर 7 का जो जवाब होगा वो होगा सी नंबर, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होगा? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। 1 kWh तुल्य है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है आपको ये बताना है। तो 8 का जो होगा वो होगा बी नंबर का ऑप्शन, यानी कि 3.6 × 10⁻6 जूल का, ठीक है। 9 नंबर में आइए। 9 नंबर का जो आपका ऑप्शन है क्वेश्चन है वो होगा फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा की ओर संकेत करता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, बल का। किस चीज का भाई? बल का। 10 नंबर का जो आपका सवाल होगा वो होगा दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो 10 का आपका ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि 4:1 का। कितने का? 4:1 का। 11 नंबर सवाल होगा धातुओं में धारा वाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन। आपको बता दें अगला सवाल है किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो आपको बताते चले कुंडली में नहीं होता है। किसमें? कुंडली में नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल है 13 नंबर 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो 10 और 20 को आप जोड़ देंगे, टोटल होगा 30। तो 30 ओम का प्रतिरोध होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा आपका सी,
14 नंबर सवाल है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल जो प्रतिरोध है वो क्या होता है। तो आपको बता दें कि ये इसका कुल प्रतिरोध जो है वो है बढ़ता है। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 20 वोल्ट 120 वाट है, जब उसे 110 वोल्ट पर प्रचालित किया जाता है, यानी कि जब करते हैं तब उसके द्वारा उपमुक्त शक्ति कितनी होती है। तो आपको बता दें 100 वाट होती है। कितनी होती है? 100 वाट, सॉरी 60 वाट होता है। कितना होता है भाई? 60 वाट। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि आधा होता है। अगला सवाल होगा कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो आपको बता दें कि अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है, वो होती है ऋणात्मक। अगला सवाल 19 नंबर का, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वो होता है आपका 19 का सी नंबर, उत्तल दर्पण। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको बता दें कि ये मात्रक विहीन होता है, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। 21 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो 21 का ऑप्शन नंबर होगा बी, उत्तल लेंस। 22 नंबर में आइए, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश परिवर्तन होता है, यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, यानी कि होगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ होगा? कॉर्निया के बाहरी। 23 नंबर सवाल होगा, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो 23 का ऑप्शन नंबर होगा सी, 23 का ऑप्शन नंबर होगा सी, 25 सेंटीमीटर। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। तो ये तो सबको मालूम है कि लाल रंग जो है वो खतरे का निशानी होता है। 25 नंबर सवाल होगा, किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो 25 नंबर सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल, यानी कि लाल का ही तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। 26 नंबर का जो सवाल होगा वो होगा कि मंद प्रकाश में किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो 26 नंबर का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, परितारिका। क्या होगा? परितारिका। 27 नंबर सवाल होगा, जब वायुमंडल से होकर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्यों? तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण होता है वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता प्रदान करती हैं और प्रबलता से परिकीर्णन करती हैं, इसीलिए। ठीक है। 28, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है। तो इसका शून्य समूह का तत्व है H, यानी कि हीलियम। 29 का 1 pm यानी कि पिक्टोमीटर किसके बराबर होता है। तो 29 का ऑप्शन नंबर होगा ए, 10 के पावर -12 m। 30 नंबर में आइए, क्लोरीन के परमाणु बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है। यानी फिर से रिपीट करता हूँ, 30 नंबर, क्लोरीन के परमाणु बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है। 30 नंबर का ऑप्शन होगा सी, 7। कितना होगा? 7। 31 नंबर आइए, एथेनॉल, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र बताइए। तो 31 का ऑप्शन नंबर होगा ए, OH-। ठीक है, क्या है? OH-। 32, अक्रिय तत्व कौन है। तो 32 का ऑप्शन नंबर होगा बी, अक्रिय तत्व आपका है हीलियम। कौन सा है? हीलियम। 33 नंबर, हाइड्रोकार्बन कौन है। तो 33 का ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि H6H12O6 हाइड्रोकार्बन होता है। 34 यानी कि 34 का देखते हैं। 34, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध हैं। निम्न में से
किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध हैं? तो 34 का ऑप्शन नंबर होगा सी। ये सभी हाइड्रोकार्बन, एक्चुअली में ये सभी जो हैं ये हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध में ही आते हैं, लेकिन इसमें से पूछा है कि किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध हैं, तो वो होगा ऑप्शन नंबर C3H4 का। किसका? C3H4 का। 35 प्रोपेन, जिसको आप C3H8 के नाम से जानते हैं, उसका संरचना सूत्र बताइए। तो इसका संरचना सूत्र जो होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन। 36 का देखिए, 36 का कि निम्न में से कौन सही है? ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही है Na2CO3 × 10H2O। 37 नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होगा NaHCO3। 38 नंबर, निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो निम्न में से उपधातु है Ge यानी गैलियम। लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसकी लेप लगानी चाहिए? 39 नंबर का जो सवाल है वो कहता है कि लोहे पर को संक्षारित होने से बचाने के लिए, संक्षारित मीन्स बोले तो जंग लगने से बचाने के लिए उस पर क्या करना चाहिए? तो हमें पेंट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पेंट कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर सवाल होगा, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को हम एनोडीकरण कहते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसका पार्ट 2 अगले किसी वीडियो में ला दूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।